Hello guys, first of all, Jai Hind to all. So in this video, we are going to discuss about how I scored 200 plus marks in FCAT exam. What I followed during my preparation, I am going to tell you, okay? So let's start. So first, we are going to discuss the exam pattern. सो गाइस चलिए अभी हम आगे चलते हैं। बताता हूँ आपको। देखो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि मैं सब बताने वाला हूँ आपको इसी के अंदर इंग्लिश के बारे में, रीजनिंग, जीके, मैथ के बारे में। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे इस वीडियो के अंदर तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इसको फॉलो कर लोगे जो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं पैटर्न के बारे में, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम फर्स्ट टाइम देखने वाले होंगे, तो हो सकता है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में करना चाहते हो और होता भी है कई लोगों को। मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा हुआ था, पिछली बार भी, इस बार भी मेरा हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं शुरुआत पहले पैटर्न कैसा रहता है एग्जाम का, जो पुराने को पता है पहले से, जो नए उनको मैं बताता हूँ। तो इसका जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है। जैसे हमारा CDS और NDA होता है, उसी तरह हमारा FCAT का एग्जाम भी साल में 2 बार होता है। ठीक है, हर साल 2 बार होता है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आती, नहीं, हर साल वैकेंसी इसकी आती है और फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। हर साल एग्जाम होता है 2 बार। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की बात करूँ, टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो मतलब टोटल मार्क्स जो बात करूँ, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 300। ठीक है, 300 मार्क्स की बेसिस पे आपका रिटर्न होता है। ठीक है, और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका मतलब सारे टिक करने होते हैं, नहीं, बहुत ही कम, मतलब समझ लो कि आप 50 क्वेश्चन करके आओगे ना तो भी भाई आपका कट ऑफ क्लियर हो जाती है। और कैसे होती है आपको मैं बताता हूँ भैया कि ठीक है, टोटल मार्क्स 300 का एग्जाम होता है। अब नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 की, मतलब आपको सारे अटैम्प्ट करने भी नहीं है कि आपको 100 के 100 करके आ रहे हो, ऐसा नहीं है। बहुत ही मिनिमम करके आओगे ना तो भी आपको कट ऑफ पार हो जाएगी। बहुत ही लो लेवल का एग्जाम आता है ये, मुझे पता है। आप लोग बोल रहे हो कि मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, आप लो लेवल का एग्जाम है, तो भाई मैं बताने वाला हूँ ना कि बहुत इससे नीचे मुझे लगता नहीं है कि इससे नीचे किसी एग्जाम का लेवल होगा। SSC का कोई एग्जाम उठा लो या कोई और एग्जाम उठा लो ना, इससे नीचे का लेवल कोई है ही मेरे हिसाब से। तो आप डिमोटिवेट मत होना कि मेरे से ये वाला नहीं निकल रहा और क्या निकलेगा, नहीं भाई। और अगर आप अच्छे से फॉलो कर लोगे स्ट्रेटजी को तो बिल्कुल अच्छे से निकलेगा। ठीक है, बात करते हैं सब्जेक्ट की। इसमें देखो इंग्लिश आती है, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं एंड 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 25 जीके के एंड 20 क्वेश्चन मैथ के। मैथ भी जो हमारा रहता है बहुत ही नॉर्मल मैथ रहता है कि आप कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप सिर्फ कैलकुलेशन से मैथ कर जाओगे आराम से। 20 में से 15 क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर जाओगे। बट हाँ, अगर आप 19 करना सोच रहे हो, 19 का 20 कर दूँ, क्योंकि आपको अगर अच्छा स्कोर, अगर आपको रैंक में चलना है, अच्छा स्कोर लेके आना है, आपको मेरिट इन होना है, तो भाई आपको थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि आपको 20 या 20 करने पड़े आपको मैथ के अंदर, बिल्कुल सही। तो उसके लिए बताऊँगा मैं आपको कि मैंने क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अभी आगे की ओर। देखो बात करें पहले इंग्लिश को लेके, तो इंग्लिश को मैं डिवाइड करता हूँ 3 सेक्शन में। देखो पहले होती है ग्रामर, दूसरी होती है वोकैब, तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। बात करूँ ग्रामर की, देखो ग्रामर को आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश की जो बुक है नीतू मैम की वॉल्यूम 1, और आप इसको आपके पास नहीं है तो देखो पहली बात तो आपको सिर्फ वही बुक रखनी है। आपको फालतू को जगह जगह से नहीं लेनी कि आपको नीतू मैम की ले रहे हो बुक और आप साथ में कोई और बुक भी ले रहे हो इंग्लिश की, तो नहीं करनी है। आपको बुक रखनी है बिल्कुल बिल्कुल कम से कम बुक आपको रखनी है टेबल पर। ठीक है, बहुत ही कम बुक, जितनी कम बुक होंगी उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम बुक रखनी है आपको इंग्लिश के लिए। बता रहा हूँ 3 बुक है, बता रहा हूँ मैं आपको, इन बुक से बाहर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ 3 बुक सफिशियंट है, मतलब आपको चौथी बुक लेनी ही नहीं है। ठीक है, सीधी बात ये है। और आपको बताऊँ, हो सकता है कि 2 बुक बताओ, 2 बुक भी आप कर लोगे ना तो वो भी सफिशियंट है आपके FCAT के लिए। देखो पहले बताऊँ ग्रामर की, तो नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है वॉल्यूम 1 KD कैंपस की, आप इसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। इस बुक को कम से कम 8 से 9 बार आपको पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है तो देखो भाई, तो इस बुक को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपने पहला चैप्टर जिसका है, कोई भी जैसे पहला वर्ब है आपका इसका, ठीक है, आपको वर्ब खोल लेना है। आपको मतलब रूल बाय रूल पढ़ना है इसको। मतलब भाई आपको कोई बोलता है पढ़ समझो मत, मतलब उसको समझो रटो मत, तो भाई जरूरत नहीं है। आपको टीचर नहीं बनना है कि समझाना नहीं, आपको रट लो बस। आपको मतलब कि एग्जाम करके इतना रट लो कि कॉन्सेप्ट को, कि आपको पढ़ते ही आपको लगे कि मैंने ये पढ़ा हुआ, उसको ऐसे करना है बस। कॉन्सेप्ट समझो, मुझे पढ़ाना नहीं किसी को, बस मुझे जॉब लेनी है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा, 8 महीने 9 महीने दूंगा इंग्लिश को, जरूरत भी नहीं, उसके 2 महीने दे दूंगा इसको, सफिशियंट, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात रहती है इन ग्रामर को लेके। बात करूँ वोकैब की, तो वोकैब के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको बुक अगर बताऊँ तो भाई देखो 2 बुक ही है, और आपको 2 बुक अलग अलग लेनी है वोकैब के लिए और कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो आप 2 बुक ले सकते हो अलग अलग। एक है ब्लैक बुक आती है जो SSC के लोग फॉलो करते हैं, इसमें सारा SSC का PYQ होता है। बट हाँ, हमारा इसमें हमारा FCAT में जो PYQ हमारा जो वोकैब आती है वो हमारे सीधे SSC के एग्जाम से आती है। ठीक है, बिल्कुल जो SSC के एग्जाम्स में चल रही होती है, CGL CHSL में, वही वोकैब वहाँ से उठ के यहाँ आ जाती है हमारे FCAT के एग्जाम में। तो हमें पढ़नी SSC की ही वोकैब में पढ़नी है, बिल्कुल
बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल वही बुक अब यहाँ पे डिट्टो आ रही है पूरी। मैंने खुद पढ़ता हूँ मैं, तैयारी मैंने एसएससी के लिए ही की थी, बट मेरा एफकेट भी मतलब साइड मैंने एफकेट भी दिया है, मेरा एफकेट भी हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही रहता है कि आपको तैयारी आपको एग्जाम की करते हो लेकिन आपके सारे निकलने लगते हैं धीरे धीरे। तो आपके तैयारी के ऊपर रहता है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो। सिर्फ मैं एफकेट के लिए पढ़ता, हो सकता है मैं एसएससी में ना निकले कोई, ठीक है, लेकिन एसएससी के लिए पढ़ूंगा मैं तो मेरा इतना श्योर है कि मेरा एफकेट निकल जाएगा, मुझे इतना पता है, क्योंकि एफकेट का एग्जाम का लेवल एसएससी लेवल तक नहीं पहुंच रहा है अभी तक, ठीक है। तो बात है बुकैब के लिए आप फॉलो कर सकते हो ब्लैक बुक को। इसमें जितनी बुकैब दे रखी है, वन वर्ड, आईडीएम ऐसे दे रखा है ना, पहले वन वर्ड दे रखे हैं सारे। आपको ये नहीं करना है कि आप उठा के मतलब लग गए, ऐसा नहीं, बताता हूँ मैं आपको कैसे पढ़ना है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए दे रखी है पिनेकल की बुक है एसएससी इंग्लिश के अंदर भी सिर्फ पीवाईक्यू दे रखा है एसएससी का। बट हाँ मैं बता रहा हूँ ना, इसके अंदर कॉन्सेप्ट आप जो क्वेश्चन आप लगाओगे इसके अंदर से, वही सेम कॉन्सेप्ट आपके एफकेट के एग्जाम में भी लगते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है कॉम्प्रिहेंशन की, तो आप इसके अंदर दे रखे हैं कॉम्प्रिहेंशन दे रखे हैं, क्लॉज टेस्ट दे रखा है इस बुक के पिनेकल की बुक के अंदर, आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। इसमें अच्छे खासे नंबर में दे रखे हैं, आप उनको फॉलो करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, तो आपका एग्जाम के टाइम पे भी आपके बड़े अच्छे से होगा। क्योंकि ना वही लोग होते हैं जो ध्यान नहीं देते कॉम्प्रिहेंशन, बोलते हैं 5 नंबर का ही तो भाई कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देंगे, बाकी के अपना स्कोर कर लेंगे। नहीं भाई, आपको इंग्लिश में मार्क्स समझ लो, फ्री के मार्क्स आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में भाई बहुत अच्छा पार्ट होता है, लेकिन ये आता कब है, जब आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। उसके लिए आपको लगेगा टाइम। तो कई लोग बोलते हैं कि आप द हिंदू पढ़ो इंग्लिश के लिए, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो भाई मैं नहीं बोल रहा कि आप वो पढ़ो, आपको जरूरत ही नहीं है वो पढ़ने की। आप सीडीएस नहीं दे रहे हो, आप एफकेट दे रहे हो, ठीक है। सीडीएस के लिए हो सकता है कि जरूरी हो आपका न्यूज़पेपर पढ़ना, बट एफकेट के लिए आपको कोई नीड नहीं है न्यूज़पेपर की, आप मत पढ़ो, चल जाएगा, कोई बात नहीं है। आपकी एफएसबी का टाइम जरूरत पड़ेगी, आप उस टाइम पढ़ लेना, क्योंकि उस टाइम करंट का नॉलेज होनी जरूरी, बहुत जरूरी है करंट के लिए। बट हाँ अभी आपको जरूरत नहीं है रिटर्न के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए बता रहा हूँ, आपको फॉलो करनी है पिनेकल की बुक जो आती है, बस एसएससी के जो आ रखे हैं क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, आपको चीज़ प्रैक्टिस कर लेनी सारी, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप ये सारे कर लोगे तो, ठीक है। चलते हैं अब आगे की ओर, देखो डिटेल स्ट्रेटजी। देखो वोकैब के लिए मैं आपको बताऊं, तो वोकैब दे रखी है ब्लैक बुक के अंदर, वन वर्ड्स, आईडीएम्स एंड साइनो। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पहले वन वर्ड खत्म कर रहे हो, फिर आईडीएम्स खत्म कर रहे हो, फिर साइनो देख रहे हो। तो आपको एंटोनेम तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आपके एंटोनेम सिर्फ साइनोनेम पढ़ने से तैयार हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कि आप सिनोनेम भी पढ़ रहे हो और एंटो भी पढ़ रहे हो। मुझे पता है एंटोनेम पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सिनोनेम्स में तो सेम वर्ड्स दिख जाते हैं, समझ में आता है कि हाँ इसका मीनिंग वही हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड्स रहते हैं इसके अंदर। बट हाँ उसके अंदर एंटोनेम में नेगेटिव वर्ड रहते हैं, तो हम नहीं कर पाते, तो हो सकता है माइंड से निकल भी जाता, लगता है कि एंटोनेम टफ है यार। तो मैं नहीं बोल रहा आपको एंटोनेम करो, आप सिर्फ वन वर्ड कर लो, आईडीएम कर लो, साइनो कर लो, सफिशियंट है ये, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि पहले वन वर्ड कर रहे हो सारे खत्म, उसके बाद आप करोगे, तो भाई आप इसी में लगे रह जाओगे, आपका पीछे का कुछ नहीं हो पाएगा, ना आईडीएम कर पाओगे ना साइनो कर पाओगे। तो आपको 60 वर्ड पर डे करने हैं, 60 वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 60 वर्ड्स आईडीएम्स और 60 वर्ड्स सिनोनिम आपको करने हैं पर डे। मैं ये नहीं बोल रहा, हो सकता है आपके कभी 60 के जगह 50 करो, आप पर डे 150 कर लो, लेकिन कोशिश करो कि आप पर डे 180 क्वेश्चन 180 वर्ड्स आप कर रहे हो ब्लैक बुक के अंदर से, और आप अच्छे से करना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे आपको करना है, नेक्स्ट डे आपको दोबारा से सारे वो पढ़ने हैं और आपको टिक लगाना है। और आपको मतलब आपको ऐसे आपने पहले एक दिन पढ़ रखे हैं, पहले आप शुरुआत करोगे आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, याद करें आपने, और उसमें से कुछ ऐसे होंगे आपको तुरंत याद हो जाएंगे एक बार में, तो कुछ ऐसे होंगे 2 बार में याद होंगे। तो जो 2 बार में हो रहा है टिक लगाना है कि मेरे को अच्छे से याद नहीं है, टिक लगा लिया मैंने। उसके बाद मैं दोबारा से जब तैयारी करूंगा ना, दोबारा से मतलब रिवीजन करूंगा, तो मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा जो मैंने टिक लगाया है। मैं सारे वोकैब नहीं पढ़ूंगा, सारे पढ़ने का टाइम ही नहीं बचता रिवीजन के लिए, तो मैं सिर्फ वही पढ़ना होता है जो मैं याद नहीं है, जो बार बार निकल रहा है मेरे दिमाग से, ठीक है, सिर्फ वही पढ़ना है। तो मैंने बता दिया आपको पर डे 180 वर्ड्स आपको याद होने चाहिए वोकैब के, 60 वर्ड वन वर्ड, 60 आईडीएम, 60 साइनो। आपको एंटो जो करने की जरूरत नहीं है, एंटो आपका सिर्फ साइनोनेम से ही हो जाएगा, ठीक है, आप आराम से कर पाओगे। और बात करूँ वोकैब के लिए, एफकेट के लोग बोलते हैं कि एफकेट के लिए वोकैब मतलब छोड़ दो, वोकैब मत पढ़ो, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, लेकिन भाई नहीं भाई, अगर आप एसएससी की वोकैब कर लोगे तो आपका एफकेट का एग्जाम में भी आप वोकैब बड़े आराम से कर पाओगे, बड़े आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं आएगी, क्योंकि वर्ड तो अच्छे आते हैं। बट हाँ अगर आप एसएससी की पीवाईक्यू कर लोगे तो आप आराम से वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन इसमें, तो ये तो होगा ही नहीं, और कौन सा मतलब अगर आपके 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आते हैं आपके, उसमें से अगर आप दो एलिमिनेट कर लोगे ना, तो आप 2 में थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो कि हाँ ये मेरा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ऐसा रहता है, अगर आप एसएससी के पीवाईक्यू कर लोगे वोकैब के लिए तो सफिशियंट है आपके एफकेट के एग्जाम के लिए। बात करो ग्रामर के लिए, देखो तो आपको सिर्फ रूल पढ़ने हैं और उनका रिविजन करना है, पर डे आपको रिविजन करना है। ऐसा नहीं है कि पहले मैं टेंस कर रहा हूँ, टेंस करने के बाद में प्रैक्टिस करूंगा इसकी, नहीं, आपको जो आप रूल्स पढ़ रहे हो उसकी तुरंत आपकी प्रैक्टिस भी करनी है साथ से साथ, और सारे पूरा चैप्टर होने के बाद आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो आराम से। ऐसा नहीं बोल रहा कि अलग अलग से करो, आप एक ही बुक से कर लो प्रैक्टिस। अगर उसके मतलब न्यूटन मैम की बुक जो दे रखी है ना, कैंडी कैंपस की वॉल्यूम 1,
उसके पीछे पहले आपको चैप्टर कराया गया है, रूल्स पढ़ाए गए हैं, उसके बाद पीछे प्रैक्टिस दी गई है। और आप सिर्फ वही प्रैक्टिस कर लोगे ना, बार 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 बार, आपको वो याद हो जाएंगे, आपको माइंड में फिट हो जाएंगे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, इसमें तुरंत ही हो जाएगा। तो आपको सिर्फ वही प्रैक्टिस करो बार बार। मैं नहीं बोल रहा कि आप 10 बुक ला के पढ़ो, आप सिर्फ ग्रामर की बुक जो है वॉल्यूम 1 की आप प्रैक्टिस कर लो। आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम बहुत है और मैं प्रैक्टिस वीडियो मैंने आपने देख ली शुरू में ही, आपके पास टाइम बहुत सारा है, तो आप पिनेकल की बुक अपने ले रखिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए। उसी के अंदर आपको एरर्स भी दिए गए हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी दिया गया है उसी के अंदर, ठीक है। तो आपको अगर वॉल्यूम 1 खत्म करने के बाद आपको उस साइड जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको वो वाली करनी है पिनेकल की बुक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर्स के लिए। बट हाँ, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको वही फॉलो करनी है पिनेकल की स्टार्टिंग से। बट आपको रूल्स की प्रैक्टिस करने के लिए, एरर्स की, इंप्रूवमेंट की, उसके लिए आपको पहले वॉल्यूम 1 खत्म करने के बाद आपको उस पर जाना है पिनेकल की क्लास, ठीक है। ये है आपकी ग्रामर रूल्स के लिए। कॉम्प्रिहेंशन की आपको पिनेकल प्रैक्टिस करनी है, बता दिया मैंने आपको। और टेलीग्राम पर चैनल है कि इंग्लिश माध्यम करके, अगर आपको दिक्कत आ रही है अंडरस्टैंडिंग में कि मुझे मतलब कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ूँ, समझ में नहीं आ रहा है आपको, आप पिनेकल की बुक से पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन तो कर रहे हो, आपको पढ़ रहे हो, आप तैयारी से अच्छे से कर रहे हो, बट आपके माइंड में फिट नहीं हो रही, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो। मुझे पता है कि इंग्लिश मीडियम वाला समझ लेगा, पढ़ के समझ जाएगा कि इसमें क्या बोल रहा है कॉम्प्रिहेंशन में, बट जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से समझ में नहीं आता कि भाई इसके मीनिंग क्या है। तो आप इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश माध्यम चैनल करके है, टेलीग्राम पर ग्रुप है एक इंग्लिश माध्यम, वो चैनल ही है, मतलब वो आप उसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम सर्च कर लो इंग्लिश माध्यम। मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। मेरा नहीं है वो, बता मुझे नहीं पता किसका है, बट हाँ वो बहुत अच्छा चैनल है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। पर डे उनका मॉर्निंग में 5-6 बजे के आसपास उनका डाल देते हैं एक आर्टिकल, द हिंदू चैप्टर, द हिंदू वगैरह से, तो वो आपको वो पढ़ना है। उसके अंदर सब दिखाते हैं कि इसका वर्ड का मीनिंग ये है, इसका वर्ड का मतलब हिंदी भी दिखाते हैं, उसका साइनो भी दिखाते हैं उसी के अंदर, उसी के बिल्कुल नीचे। और स्पीकर की प्रैक्टिस भी करा देते हैं, क्लोज टेस्ट आपका होता है, प्रैक्टिस भी कराते हैं उसकी, ठीक, हर चीज़ प्रैक्टिस कराते हैं वो लोग। तो अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा ही वीक है तो आप इस टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, कॉम्पिटिशन पार्टी के लिए। मैंने आपको सब बता दी इंग्लिश के लिए। चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। दूसरा आपका सब्जेक्ट कौन सा है? रीजनिंग। तो भाई रीजनिंग के लिए भाई कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई टीचर से क्लास ले रहे हो, जो कोई नहीं है। मैंने इसके लिए कोई भी कोर्स मैंने नहीं लिया, ना मैंने कुछ पढ़ा है इसके लिए। बताओ, देखो रीजनिंग इंग्लिश के लिए भी मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है, मैंने सिर्फ इंग्लिश की वॉल्यूम 1 की बुक है, मैंने उसी से पढ़ा है। प्रैक्टिस के लिए मैंने पिनेकल ली है, मैंने पिनेकल से प्रैक्टिस की है, दोनों बुक से। मैंने उसको बोला मैंने कोई बुक पढ़ी ही नहीं है एफकेट के लिए, ठीक है। और बताओ मैं आपको रीजनिंग के लिए भी मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है। हाँ, मैंने पढ़ा है रीजनिंग के लिए, जैसे कोई चैप्टर होता है, जैसे क्लॉक कैलेंडर हो जाता है हमारा, उसके लिए मैंने कॉल कैलेंडर है हमारा, प्रोबेबिलिटी है, डाइस है, प्रोबेबिलिटी हमारा मैथ में आता है, डाइस है जैसे हमारा। तो इन चैप्टर्स के लिए मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ा है, मैंने सर्च किया यूट्यूब पे वीडियो, इसमें मैंने क्लॉक कैलेंडर मेरा वीक है, मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मुझे लगा कि मेरा क्लॉक कैलेंडर क्वेश्चन मेरे बार बार गलत हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इसमें क्या करूँ। तो मैं तुरंत जाकर यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा, यूट्यूब पर डालूंगा एक क्लॉक कैलेंडर फॉर एसएससी। आप एसएससी का ही पढ़ो बस, एफकेट के लिए सिर्फ एसएससी ही पढ़ो बस आपका एफकेट हो जाएगा आराम से, ठीक है। मुझे पता है कई लोग होंगे जो तैयारी कर रहे हो एसएससी की, लेकिन कई बोलते हैं कि एफकेट दे लो फिर एसएससी दे लो, तो आप दो जगह घूम रहे हो। बट अगर आप तैयारी एसएससी करोगे तो एफकेट आपका निकल जाएगा बड़े आराम से। तो देखो, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है क्लॉक एंड कैलेंडर, जो वीडियो पहली आ रही है आप देख लो, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ हों, कमेंट अच्छे हों, तो आप वो देख लो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जो पीयूष सर हैं ना कैरियर के, तो आपको उनसे पढ़ना है रीजनिंग का। और आपको जैसे आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है रीजनिंग के लिए। मॉक टेस्ट में लगाने के बाद आपको कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, आप सिर्फ बिना सिलेबस पढ़े आप क्वेश्चन कर जाओगे रीजनिंग में भी, ठीक है। तो आपको देखना है फिर आपको कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ वही टॉपिक सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर। आपको ज़्यादा टाइम रीजनिंग को नहीं देना है, आप बहुत कम टाइम में पूरे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, सिर्फ यूट्यूब है सफिशिएंट है रीजनिंग के लिए, यूट्यूब और मॉक टेस्ट सिर्फ आपको यही करना है बार बार रीजनिंग के लिए। आपका टारगेट क्वेश्चन इसमें 25 और 25 को होने चाहिए। आपको मतलब ये सोच सकते हैं कि अभी 24 भी आ जाए चल जाएगा, नहीं भाई। आपको अगर मेरिट इन होना है एफकेट के एग्जाम के अंदर, तो आपको 25 ही टारगेट करने पड़ेंगे, आपको वो सही करने चाहिए 25 क्वेश्चन, तो ही आपका आगे कुछ हो सकता है। क्योंकि नहीं तो फिर आप भाई मेरा डाउट हो जाते हो, तो बोलोगे भाई नंबर कम थे, मेरा एफएस भी अच्छा हो गया बट नहीं जा पाया आगे। तो भाई देखो, आपको अगर बिल्कुल मेरिट इन होना है तो आपको नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको बता दिया मैं रीजनिंग के लिए मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, और आपको कोई क्वेश्चन बार गलत हो रहा है मॉक टेस्ट में, तो आपको सर्च करना है कि कौन सा टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है कि है। जैसे वेन डायग्राम हो जाता है आपका, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं चैप्टर वगैरह थोड़ा दिक्कत करते हैं शुरुआत में, इनका सिलेबस नहीं पढ़ा होता है। तो उसके लिए आप सिर्फ यूट्यूब को फॉलो करना है, आपको कोई कोर्स लेकर टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है, ठीक है। कोर्स लेना रीजनिंग के लिए सबसे बड़ा महाबेवकूफ़ी का काम है, ठीक है, वो नहीं करना है। आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, आपको चारों तरफ देखना है भाई, आपकी वैसे अच्छी खासी आपकी रहती है मेंटल एबिलिटी, तो आप बड़े आराम से रीजनिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो है वो हमारा जीके। देखो जीके के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप ना आपको लुसेंट पढ़नी है, ना आपको लक्ष्मीकांत उठानी है,
मत उठाओ। आपको वो लोग बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत कर लो भाई पॉलिटी के लिए, भाई क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, उसके लिए आप पूरी इतनी मोटी बुक पढ़ोगे आप, या आप ऊपर से थोड़ी आप सीरियस नहीं दे रहे हो कि इसमें 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई आपको नहीं पढ़ना लक्ष्मीकांत ना, आपको लूसेंट भी नहीं पढ़नी, पतली सी बुक आपको वो भी नहीं पढ़नी। मैं सर्च करूँगा, सिर्फ 2 चैनल बताऊँगा मैं आपको जीके के लिए, वो सफिशियंट है आपके, मतलब करंट अफेयर के लिए बताऊँ आपको सीडीएस जर्नी, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है, ठीक है, डिफेंस की फील्ड में सीडीएस जर्नी से करंट अफेयर आपके आराम से हो जाएंगे बिल्कुल। आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन मान लो एग्जाम के अंदर सीडीएस हो, आपका एनडीए हो या एफकेट हो, आपका एग्जाम के अंदर करंट अफेयर से क्वेश्चन इससे बाहर आएगा ही नहीं जो सर पढ़ाते हैं। चाहे आपका करंट अफेयर हो, चाहे आपका डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन उसमें आता है एफकेट के अंदर, सर वो भी कराते हैं। आप, मैं नहीं बोल रहा कि इनका जाके आप कोर्स लो, ठीक, कोर्स आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ा इनका इतना सारा, तो भाई यूट्यूब पे जितना पढ़ा है उसकी वैल्यू करो, आपको पढ़ना है वही, ठीक है, इतना सफिशिएंट पढ़ा है, इतना कि आप आराम सिलेक्शन ले सकते हो। कई लोग लेते भी हैं, भाई मैंने भी सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ा है, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया एफकेट के लिए, ठीक है, सिर्फ सीडीएस जर्नी फॉलो करना है आपको करंट अफेयर्स के लिए। और आप बोलोगे भाई इसमें तो स्ट्रेटेजी की भी आती है, ठीक है, ऐसे हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह, मैं नहीं मानता कि ये कुछ जीके या स्टैटिक जीके में ही पूछ लेते हैं, इसलिए ये हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह सब स्टैटिक ही हो गया अब तो, ठीक है, क्योंकि वही डाटा रहता है, चेंज होता ही नहीं कुछ, सारा कुछ वही फैक्ट है, आपको वही याद करना है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह आपको सिर्फ वही याद करना है, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, सारा कुछ भाई वही है, कोई चेंज में स्टैटिक ही है हमारा जीके। कुछ हिस्ट्री पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत लूसेंट आप मत उठाओ, सिर्फ ये पढ़ो। स्टैटिक जीके के लिए आप परमार एसएससी करके चैनल ले के यूट्यूब पर आपको सिर्फ जो जितना वो पढ़ा रहे हैं ना, उनकी मतलब वो चलती है, सीरीज चलती है, PYQ 1, PYQ 2, PYQ 3। प्रेजेंट में उनकी PYQ पार्ट 3 चली हुई है और ये चलती रहती है उनकी। अब कुछ टाइम बाद इनकी PYQ पार्ट 4 आ जाएगी, उनकी चलती है CGL एग्जाम के लिए, CGL CPO के लिए। बट आपको एफकेट के लिए वही देखनी है, रेगुलर रहना है, क्लास 1 से लेकर। ऐसा नहीं है आप ज्वाइन कर रहे हो जो चल रही है वहीं से लेने लगो, नहीं, आपको क्लास 1 से लेकर कंप्लीट करना जहाँ तक उनकी चल रही होगी, ठीक है। सो वही करने के बाद आपको जीके समझ आएगा। ऐसा नहीं करना कि जहाँ से चल रहा है वहाँ शुरू कर दिया, नहीं भाई, आपको शुरुआत से लेकर चलना पड़ेगा। उनका PYQ पार्ट 3 चल रहा है फिलहाल में, तो आप जब भी देख रहे हो आप देख लेना, उस टाइम का पार्ट 4 या पार्ट 5 चल रहा होगा, क्योंकि वो कभी बंद नहीं करेंगे। उनको पता है कि भाई बहुत अच्छे PYQ का जो PYQ वो कराते हैं एसएससी के, आपका मतलब सब कुछ करा देंगे वो, स्टैटिक जीके आपको जो भी रहता है ना सब करा देंगे। करंट अफेयर को छोड़ के, करंट अफेयर आपको सिर्फ सीडी जर्नी से करना है। परमार एसएससी भी करंट अफेयर कराते हैं, बट वो आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ सीडीएस जर्नी को फॉलो करना है करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे मैराथन भी देखनी है, कि मैराथन वगैरह कराते हैं, तो आपको वो भी सीडीएस जर्नी से ही देखनी है। लेकिन आपको क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हैं स्टैटिक जीके वगैरह के, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी के, वो आपको परमार एसएससी से करने हैं। मैं नहीं बोल रहा कि आप सीडीएस जर्नी से करो जाके, ठीक है, उसके सीडीएस जर्नी को फॉलो करना है सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए और डिफेंस के क्वेश्चन के लिए। सीडीएस जर्नी से बेस्ट कुछ नहीं है, आपको कहीं ज़्यादा जगह नहीं भटकना, आपको सिर्फ एक जगह स्टिक रहना है। सीडीएस जर्नी मतलब करंट अफेयर, परमार एसएससी मतलब स्टैटिक जीके, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारा कुछ, इकोनॉमी सर आपका करा देंगे परमार एसएससी, करंट अफेयर सीडीएस जर्नी, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि आप बुक लो इसके लिए, सिर्फ सफिशिएंट, मैंने भी सिर्फ इतनी से किया है, ठीक है। चलो नया सब्जेक्ट जो आपका आप डरते हो आप उससे, तो भाई वो है मैथ। आप रोने लगते हो भाई मैथ आ गया एग्जाम में, भाई मैथ टफ आ गया, मैथ टफ आ गया, क्वेश्चन जाने कहाँ से पूछ लिए। भाई क्वेश्चन कहीं से नहीं आते, क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो भी हमारे तरह इंसान ही होते हैं। बस भाई वो टीचर होते हैं, हम पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। उनको जो सोच समझ लो कि हमें वो पढ़ना होता है जो वो सोच सकते हैं। वो भी एग्जाम में वही देते हैं जो हम कर पाएँ। वो नहीं देता कि वही कर पाएँ, वो देते हैं जो हमारे लेवल का रहता है, कि हम जो कर सकते हैं। हम ग्रेजुएट हैं भाई, उस लेवल तक हमें मैथ आनी चाहिए, ठीक है। आपने 10th, इसमें जो मैथ आती है ना सिर्फ 10th लेवल की मैथ आती है, इसमें ये भी नहीं है कि 11th का हमारा 12th का हमारा कुछ आ रहा है, भाई नहीं आता। सिर्फ 10th तक का मैथ अगर आपका सही है ना, अगर आपका 10th तक का बेस आपका है, 10th तक आप कोई नहीं बोलेगा कि मैंने मैथ नहीं पढ़ी। भाई 10th तक मैथ सबने पढ़ी होती है, ऐसा कोई नहीं जिसने मैथ नहीं पढ़ी होगी, सबने पढ़ा होता है। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह, एवरेज, हमारा टाइम एंड वर्क, टाइम टू डिस्टेंस, वही सारा क्वेश्चन आता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि वही लेवल आता है, नहीं, हाँ थोड़ा सा लेवल अप रहता है, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो भाई, आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। बट हाँ, अगर आप कैलकुलेशन आपकी पहले से अच्छी है तो आप बड़े आराम से कर जाओगे। अर्थमेटिक मैथ ऐसा होता है। देखो पहले तो आपको क्लियर करना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये नहीं है कि आप बस मॉक लगा दिया आपने, मैथ को बिल्कुल सारे क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, आपने छोड़ ही दिए कि मैथ तो करना ही नहीं है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं सिर्फ रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के ऊपर मैं सिलेक्शन ले लूँगा। भाई नहीं होता, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, को छोड़ने ही चाहिए क्वेश्चन। मैं नहीं बोल रहा कि आप सारे क्वेश्चन करो, आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। कितने क्वेश्चन करने हैं आपको मैं आपको बताऊँगा अभी आके, ठीक है। तो भाई मैथ के लिए आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत करके आपको अपना सिलेबस शुरू करना है, कि मुझे सिलेबस शुरू से पढ़ना है पूरा। मैं नहीं बोल रहा, अगर आपने पहले से कर रखा है तो भाई देखो पहले आप मॉक लगाओ, आपको मैथ के क्वेश्चन बहुत, आपको मतलब अगर आपकी रीजनिंग, इंग्लिश और जीके थोड़ी बहुत ठीक है, तो आप मॉक में उन पर थोड़ा ध्यान कम देने के बाद आप थोड़ा ज़्यादा टाइम मैथ को दो। क्योंकि ये मत बोलना कि मेरा मैथ के लिए टाइम कम बढ़ गया, ज़्यादा टाइम मैंने रीजनिंग को दे दिया,
अब वहाँ आप टाइम कम दे दोगे ना तो भी चलेगा, बट आप मैथ को अपना ज़्यादा टाइम दो मॉक के टाइम पे भी, और आप वहाँ पर एनालाइज करो कि आपको कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो कौन सा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये पूछ क्या रहा है। तो आपको सिर्फ उसी चैप्टर का आपको वीडियो निकाल लेना है, यूट्यूब पे निकाल लो भाई, पढ़ लो, सब पढ़ा है यूट्यूब पे, ठीक है। और टीचर बताऊँ मैं आपको, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल आपको शुरुआत से शुरुआत करना है, आपके पास बहुत सारा टाइम आपके पास है अगर कि सिलेबस शुरू करना है, तो भाई देखो पहला टीचर कैरियर पे है राकेश यादव सर, जो भाई विजार्ड ऑफ मैथ हैं। और ऐसे ही भाई बताऊँ, अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, अगर आप थोड़ा बहुत मैथ में ठीक ठाक हो, सोच रहे हो कि मैं कवर कर लूँगा, तो भाई राकेश यादव सर हैं। आप सोच रहे हो मेरा बिल्कुल ही बत्ती गोल है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे टेबल भी नहीं आते, मुझे क्यू रूट स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं आता, तो भाई आदित्य रंजन सर हैं उसके लिए आपको। तो आप आदित्य रंजन सर का आप यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं कई सारे, आप सर्च कर लो, आप पढ़ के देखो उनसे, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा उनका कोर्स ले लो, मुझे उससे कुछ नहीं मिलने वाला आप कोर्स लेने से, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, उससे मुझे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि मैंने अगर क्लियर किया तो आप भी कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो भाई आदित्य रंजन सर से पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा मत बोलना कि भाई अभी अभी आया है ये टीचर तो राकेश सर पहले से पढ़ा रहे हैं। देखो भाई सबका टाइम होता है, अपन धीरे धीरे सब नए आते हुए रहते हैं, सब चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। मैं नहीं बोल राकेश सर खराब नहीं है, राकेश सर से मैंने भी अर्थमेटिक किया है ऑफलाइन में, मैंने किया है SSC CGL के लिए, ठीक है, वही मैं तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल में। तो राकेश सर अच्छे हैं, मैंने खुद पढ़ा है इनसे, और आदित्य सर भी बढ़िया हैं भाई। यार आपको मतलब मैं सही बताऊं तो भाई मेरा बेस जो सही किया है वो राकेश सर ने ही किया है, मैंने इन्हीं से पढ़ा है पूरा सब, मतलब सब पूरा अर्थमेटिक मैंने इन्हीं से पढ़ा है। बट अगर हाँ अगर आप सोच रहे हो कि मेरा मैथ ठीक ठाक है और मुझे और अच्छा पढ़ना है, तो भाई आप गगन सर से पढ़ सकते हो, जो पढ़ाते हैं कैरियर पे, ठीक है। राकेश सर और गगन सर हमारे कैरियर के फैकल्टी हैं, और आदित्य रंजन सर इनका कुछ रैंकर्स गुरुकुल करके कुछ इनका कुछ है कोचिंग वगैरह, वो वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ के फैकल्टी है ये। तो आप इन दोनों में से किसी का कोर्स ले सकते हो, अगर आप शुरुआत से शुरू करना चाहते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है। तो देखो भाई कोर्स करने में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि भाई आराम से 1.5 साल चाहिए कम से कम कोर्स पूरा करने में। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन लोगों की VOD का कोर्स आता है वो आप खरीद लो, और VOD से ऐसा मत करो कि एक दिन में वीडियो देख रहे हो, एक दिन में आप 2-3 वीडियो तो आप देख डालेंगे कोर्स की, और जितना जल्दी हो सके कोर्स खत्म करो, प्रैक्टिस में टाइम दो अपना, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ के लिए, ये नहीं बोल रहा कि आप पर डे 100 क्वेश्चन लगाओ, पर डे 20 क्वेश्चन भी लगाओ प्रैक्टिस के लिए, वो भी सफिशियंट है, ठीक है। आप उतने में क्वेश्चन आराम से कर लोगे, एफकेट का लेवल कर लोगे आराम से। पर डे 20 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे ना आप भाई, सोच लो ना, महीने में 30 दिन होते हैं, 20 क्वेश्चन पर डे करोगे, 600 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो आप बड़े आराम से कर जाओगे, बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैथ को लेके। तो 20 और 20 का आपको टारगेट लेकर ही चलना है। और आपका मैथ वीक भी है ना, तो भी आप शुरू करोगे तो भी आप भाई 50 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, 15 क्वेश्चन। बाकी बात करूँ आपको कि कैसे पढ़ना है मैथ में क्या आता है, मैंने वो भी लगा रखा है, ठीक है। तो शुरू करो भाई। देखो फोकस आपको करना है अर्थमेटिक पे। एक देखो फोकस हमारा, देखो मैथ हमारा रहता है 2 तरह का, एक होता है अर्थमेटिक, होता है एडवांस। एडवांस हमारा बहुत ही कम रहता है हमारा इसके एग्जाम में, एफकेट के एग्जाम में। एडवांस हमारा रहता है CGL CTSL हमारा हो जाता है जैसे, और CPO उसमें हमारा रहता है एडवांस। आप बोल रहे हो कि ये क्या होता है, तो भाई SSC के एग्जाम होते हैं ये, SSC CGL CPO CTSL, मैं उन्हें तैयारी कर रहा हूँ, साथ में मेरा एफकेट भी निकल गया है, 2 बार निकल चुका है मेरा। तो अर्थमेटिक के लिए देखो, आपको एफकेट के लिए सिर्फ अर्थमेटिक पर ही फोकस करोगे तो भी आपका निकल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा कि आप एडवांस भी पढ़ो, आप एडवांस का पार्ट छोड़ दो। अब एडवांस में क्या है, ये सिर्फ मेंसुरेशन ही तो आता है आपके इसके एग्जाम के अंदर, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी वगैरह तो बड़ा ईजी है, आप आराम से कर जाओगे अगर आप एक बार सिलेबस पूरा कर लोगे। तो अर्थमेटिक आपको ज़्यादा फोर्स करना है, समझ लो कि आपको, अगर आप 3 घंटे मैथ पढ़ रहे हो, आपको 2 घंटे आपको अर्थमेटिक को देना है, 1 घंटा आप दे दो एडवांस को, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एडवांस भी बराबर पढ़ो, नहीं पढ़ो भाई, आप अर्थमेटिक कर लोगे आपका सफिशिएंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो अर्थमेटिक आपको देना है 90% फोकस आपको देना है अर्थमेटिक पे। 10% आपको टाइम बच रहा है कि आपको लग रहा है कि थोड़ा वो भी पढ़ लूँ, वो भी देख लूँ, क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, 20 और 20 करने हैं, तो 10% अपना फोकस रख दो एडवांस के ऊपर, ठीक है। तो ये बात करूँ भाई टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखो भाई टॉपिक ये लिखे हैं, आप बोलोगे सारे टॉपिक लिख दिए इनने, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के बोल दिया कि सारे ही कर लो, तो भाई देखो पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो पहला टॉपिक आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको मैंने जो लिख रखा है ना जिस लेवल में, आपको शुरुआत इसी सीरियल नंबर में करनी है। आपको परसेंटेज पढ़ना है पहले, फिर SI, फिर CI, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट। आपको पहले ये टॉपिक करने हैं, पहले मैंने लिखे 5 टॉपिक, आपको पहले यही करने हैं, ये नहीं बोलना सोचना पहले परसेंटेज कर लेता हूँ, फिर टाइम एंड वर्क कर लेता हूँ, फिर एवरेज कर लेता हूँ, भाई ऐसा नहीं समझ में आएगा मैथ। इनका कुछ फिक्स रहता है कि हाँ ये टॉपिक्स के अंदर से आपका पर CISI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इनमें जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो परसेंटेज कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा, मैंने जो लिख रखा है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है टाइम एंड वर्क शुरू करो, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर ट्रेन, फिर बोर्ड, फिर रेस। उसके बाद आपको शुरू करना है एवरेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एंड लिगेशन, मेंसुरेशन। मिक्सचर आप छोड़ भी दोगे ना तो भी भाई आप एक कुछ छूट जाएगा, कोई बात नहीं है भाई, आप जितना कर पा रहे हो उतना कर लो। मैंने लिख रखा है टॉपिक, आपको सिर्फ यही पढ़ लो, मैं नहीं बोला गया और भी ढूंढो जाके, इसके अंदर टॉपिक और भी आते हैं, बट आप इतना भी पढ़ लोगे ना आपका एग्जाम अच्छा खासा निकल जाएगा और 200 प्लस कर जाओगे इतने टॉपिक से ही, ठीक है, मैथ के अंदर।
मैथ के लिए मैंने इसलिए अपना थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर कर दिया क्योंकि ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि मैथ में डर लगता है। मैंने खुद भी देखा एग्जाम सेंटर पे बच्चे बोलते हैं भाई मैथ नहीं होता, मैथ तो बिल्कुल छोड़ ही दूंगा मैं। भाई क्यों छोड़ दोगे, फ्री के नंबर मिलते हैं मैथ में। और आपको समझ लो कि बिल्कुल गलत भी नहीं होता। इंग्लिश में बोल दो, इंग्लिश में थोड़ा बहुत गलत हो जाता है इंग्लिश में कि मेरा ये लगाना था, मेरे को ये लग गया। मैथ में तो अगर आंसर आपका आ गया, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही होना ही होना है आपके। अगर ऑप्शन से आपका आंसर मैच कर रहा है समझ लो वो सही है बिल्कुल, नंबर तो मिलेगा। 3 नंबर पक्के होते हैं क्वेश्चन पे, छोड़ तो नहीं सकते ना। 20 क्वेश्चन में समझ रहे हो ना भाई, 60 नंबर कैसे छोड़ दोगे भाई, बिना इसके सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो हाँ, बात करूँ भाई क्वेश्चन आपको कितने करने चाहिए, तो भाई सेफ अटेम्प्ट बात करूँ, बिल्कुल आपको सेफ रहना है। आप सोच रहे हैं मुझे रिस्क, मुझे 1-2 नंबर से नहीं रहना, तो भाई आपको टारगेट होना चाहिए 65 से 70 क्वेश्चन आपको करने हैं एग्जाम के अंदर, बिल्कुल राइट अटैम्प्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत 5 क्वेश्चन मान लो गलत भी कर दो आप, फिर भी आप क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम। आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, आपको सिर्फ एफएसबी तक जाना है, तो 65 to 70 क्वेश्चन आप कर दो एग्जाम के अंदर, बड़े अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन आप सही कर दोगे ना तो भाई मेरिट भी हो जाओगे। और 65 क्वेश्चन पे नहीं बोल सकता मैं क्योंकि कट ऑफ थोड़ा बहुत आगे पीछे रहती है। बट अगर आपके 150 से 160 नंबर आपके आ रहे हैं ना आपके एग्जाम, एफकेट के एग्जाम में कर लेते हो आप 300 में से, आपका आराम से रिटर्न निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो भाई बस आपको कोशिश तो वही करनी है, जितना ज़्यादा हो सके उतना स्कोर करो। मैं यही नहीं बोल रहा कि आप सोचो कि इतना स्कोर है, मैं इतना सेफ रहता है, मैं तो इतना ही पढ़ूंगा भाई, मैं तो यही करके आऊँगा। नहीं भाई, आपको कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके उसको कोशिश करनी है कि पूरा ही पढ़ना है। मुझे पता है भाई ये वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना कुछ है बताने के लिए, मैं कैसे बताऊँगा, आपको बताना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप पढ़ पाओगे, ठीक है। वीडियो बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, मैं डाल दूँगा। और बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया है, ठीक है। तो भाई जितना हो सके अपना बेस्ट दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। कोई आपका दोस्त तैयारी कर रहा है तो भाई उसको शेयर कर दो, अभी थोड़ा पढ़ लिख लेगा भाई, सबका भला होगा, सबको साथ लेकर चलो। डिफेंस वाले स्टूडेंट की पता मेन बात यही होती है कि वो अब सोचता है कि भाई मेरा बड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन जो होता है, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे गोली लगे भाई लग जाए गोली, लेकिन मेरा बड़ी जो साथ है उससे उसके घर लेके जाना है। तो भाई आपका जो दोस्त है उससे भी वीडियो शेयर करो, वो भी पढ़ लेगा भाई, आपकी तरह बन जाएगा। हो सकता है कि वो भी आपको आगे साथ दे भाई, इसने मुझे थोड़ा बहुत किया था। मैं सोचना कि भाई दुनिया मतलब ही है, वो है, अपना बेस्ट दो ना भाई, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई स्ट्रेटजी, मैंने कैसे किया आपको मैंने बता दिया है। कुछ आपका डाउट अगर रह गए हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है मेरा, मैं बिल्कुल तैयारी में कोशिश करूँगा कि मैं उसको आप थोड़ा मतलब आपको रिप्लाई कर पाऊँ, ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं होता है। तो भाई इतना ही था वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।